अस्सलाम वालेकुम। गोरी तुझ पे हंसता चांद बाय सैरिश खान भुट्टो। अपने करम की कराताएं कर दे इधर भी तू निगाहें। गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज की से भरी प्लेट और भाप उड़ाता स्पेगटीज का प्याला उठाए वो जूं ही किचन के दरवाजे से बरामद हुई। लाउंज में सोफे पर PSL 4 का मैच देखता ज़ारून कर दे इधर भी तू निगाहें की सदा बुलंद कर गया। देख रहा है ना तू, खा रही हूँ मैं। इस बेमुरवत से इसी जवाब की तवक्का थी। फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट अपनी गोद में धरती वो मुस्कुराती हुई इसके सामने वाले काउच पर जमकर बैठ चुकी थी। वो इस बदतमीज़ी पर इसे घूर कर रह गया। तुम जैसी बदतहज़ीब लड़की पूरे सुमरो हाउस में नहीं देखी, वो कहे बिना ना रह सका। और मैंने भी तुम जैसा नदीदा इंसान पूरे ख़ानदान में नहीं देखा। जवाब तू बतू हाजिर हुआ। बड़ों से किस तरह बात करते हैं किसी ने बताया नहीं तुम्हें? ज़ारून ने आंखें निकालीं। और छोटों के रिस्क पर नज़र नहीं रखते किसी ने समझाया नहीं आपको? आये सुमरू ने आंखें पटपटाईं। हूँ, ये रिस्क कौन सा तुम्हारी कमाई का है? अभी किचन से ही तो उठा कर लाई हो तुम ये सब। अपने जुमले की तस्हीह कर ले मिस्टर ज़ारून। उठा कर नहीं लाई हूँ मैं ये सब चीज़ें, बल्कि अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आज फ्राइडे है और सुमरा हाउस के तमाम मुलाजमीन लीव पर हैं। जानता हूँ। इसकी बात पर दूसरी तरफ से मुंह बनाया गया। ये और बात थी कि सामने बैठे बंदे की इतनी बुरी शक्ल बनाने पर अपनी हंसी ज़ब्त करने के लिए आयत को सर झुकाना पड़ गया। पापा मैं साइकिलिंग कर लूँ? अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद 7 साला लारेब ने लॉन में बैठे असद सुमरों से खेलने की इजाज़त मांगी थी। वाई नॉट माई चाइल्ड। वो जो अपने सामने टेबल पर पहले अखबार और फाइल उठाकर अंदर जाने के लिए मुड़े थे, उसके सर पर चपत मारते मुस्कुरा कर गोया हुए। आप साइकिलिंग ज़रूर कर लीजिए, लेकिन छोटी बहन का ख्याल रखिएगा, कहीं खेलते खेलते वो गिर ना जाए। तितलियों के पीछे भागती आयत के फूले गालों पर प्यार करते हुए पापा रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गए थे। ये देखे बगैर कि उनकी बात सुनकर 7 साला लारेब के चेहरे पर से मुस्कुराहट उड़न छू हो चुकी है। क्या मुसीबत है यार, तमाम घर वालों को भी शादी में आज ही जाना था। वो स्क्रीन को घूरते हुए बड़बड़ाया था। जी साईं, तमाम घर वालों को खैर आज ही जाना था शादी पर आप किस खुशी में आज ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए? उसने चिढ़ाया। तुम्हारी माइयों की खुशी में वापस आ गया मैं, मगर तुम किस गम में आज हॉस्पिटल नहीं गई? वो भी भुना कर कह गया। गम में नहीं, वो हंसी। स्ट्राइक की वजह से नहीं गई आज, इसे बताना पड़ा। स्ट्राइक? ज़ारून इस्तज़ाया मुस्कुराया। तो क्या फिर से सैलरी की भूख पड़ गई तुम डॉक्टर्स को जो हड़ताल की झंडी लहरा दी? नो, सैलरी की वजह से नहीं, किसी पेशेंट ने एक लेडी डॉक्टर के साथ झगड़ा कर दिया था, इस वजह से हुई स्ट्राइक। ओह अच्छा। वो जैसे कुछ समझकर सर हिला गया। डॉक्टर यकीनन खूबसूरत होगी। ऐसी वैसी फ्रेंच फ्राइज़ को केचप में डबो डबो कर खाती वो मज़े से एतराफ़ कर गई। आया तुम्हारा दिल नहीं चाहता कभी खूबसूरत नज़र आने को? मेरा? वो जो केचप का टेस्ट मुंह में घुलता महसूस करते अपनी आंखें मींच गई थी, यकलख छटपटाकर सीधी हुई, मगर इसी स्नाह में वो अपना हाथ दिखा चुका था। यू चीटर। तले हुए आलूओं की प्लेट जारून के हाथ में देखकर वो चिल्ला उठी थी। शुक्र है चीटर हूँ, तुम्हारी तरह फटने के करीब कोई ढोल नहीं। आलू के चिप्स से लुत्फानंदोज़ होते हुए वो हंसा था। गजब खुदा का लड़की, तुम्हारा तो खा खा कर लगता है बम बनकर नरेंद्र मोदी की सभा के सिर पर फटने का इरादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज की हेल्पर बनोगी तुम? आयत के हाथों से बने फ्रेंच फ्राइज़ को उसी की निगाहों के सामने खाते वो उसको सुना रहा था। आयत सुमरो इस एहसान फरामोश शख्स को घूर कर रह गई थी, जो इससे महज 5 साल ही बड़ा था, मगर इस बात का रौब इसे खूब जमाना आता था। डैरन डैरन। इसकी तीखी निगाहों का नोटिस लिए बगैर वो टीवी स्क्रीन की तरफ देख कर चलाया तो आयत का सर मकान की अंदाज में दीवार पर सजी LED की जानिब घूम गया था, जहां उसका पसंदीदा डैरन समी वाकई बल्ला संभाले खड़ा था। सामने से फ़हीम अशरफ दौड़ता हुआ आया था और हाथ में दबी गेंद डैरन की जानिब फेंकी। डैरन ने बड़े स्टाइल के साथ बल्ला घुमाया और छक्का दे मारा। दूसरे ही लम्हे बॉल उड़ती हुई बाउंड्री क्रॉस कर गई। माय गॉड, इट्स अ सिक्स। ग्रे जीन्स पर वाइट टॉप पहने वो काउच पर से उछली थी। डैरन आई लव यू। सेमी ने एक और छक्का मारा था और आयत के इस बेइख्तियाराना इजहार मोहब्बत पर ज़ारून अपना कहका ज़ब्त न कर सका। मिस्टर शोमरू, आपको बड़ी हंसी आ रही है? स्क्रीन से निगाह हटाकर वो उस पर चढ़ दौड़ी। तो क्या नहीं आना चाहिए? वो मुस्कुराए। अरे तुम्हारे डैरन सैमी के इतने प्यारे प्यारे सिक्सर और इधर ये मज़ेदार से स्पेगेटीज। मुस्कुराहट दबाते खाली बाउल को उसके सामने लहराया तो आयत को चक्कर आ गए। स्पेगेटीज? ओह। क्रिकेट भूलकर वो उसके पीछे भागना चाहती थी, मगर या आई एम हैंडसम कहता वो अपने बेडरूम में घुस गया था। कमरे में आकर ज़ारून ने पेंट के पॉकेट से सेल फ़ोन निकाला था और उसको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दिया।
سومرو ہاؤس کے بے حد قریب اسمائلی آئیکن کے ساتھ کہاں پہنچے جناب کے ساتھ جواب ملا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ لوگ شادی سے واپس آ رہے تھے اور زارون اب تک اس کا سجا سنورا روپ دیکھنے کے لیے ہی تو جاگ رہا تھا۔ جی ہاں، آیت سومرو کا ڈیرن سیمی اور زارون عباد کا لارے پسند۔ بریکنگ نیوز: زوفی کی وجہ سے نیہا اور کلب مومن کا بریک اپ ہو گیا۔ وہ ایف بی پر لاگ ان ہوئی تو گروپ الف میں کلب مومن اور نیہا کے بریک اپ کو لے کر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ نیہا کا بھی کوئی خاص قصور نہیں ہے، کلب مومن ہے ہی پراؤڈ۔ اپنی جانب سے تبصرہ لکھ کر اس نے بھی اپنے کمنٹس پوسٹ کر دیے۔ نیہا کا قصور کیوں نہیں محترمہ؟ وہ پیار تو زوفی سے کرتی ہے اور الو مومن کو بنا رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آیت وہیں بیٹھی تھی جب تنہا چاند کے نام سے بنی ایک آئی ڈی سے جواباً یہ کامنٹس اس کو مینشن کیے گئے تھے۔ آپ گھر بیٹھے ایک لڑکی کو بے وفا کیسے کہہ سکتے ہیں مسٹر؟ اسے بتاؤ آ گیا۔ اور آپ قلب مومن کو مغرور کیسے کہہ سکتی ہیں مس؟ حالانکہ وہ پراؤڈ نہیں بلکہ اصول پسند ہے، اپنی محبت میں شراکت تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تنہا چاند نے بھی اپنا موقف لکھ دیا۔ خیریت؟ اتنی فیور؟ قلب مومن آپ کے بیٹے ہیں کیا؟ تنزیہ مسکراہٹ کا آئیکن ساتھ کر کے آیت نے پوچھ ہی لیا۔ سوری محترمہ، میں خود ابھی ان میرڈ ہوں، سو قلب مومن جتنا بڑا بیٹا افورڈ نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ مجھے نیہا کی آنٹی ضرور لگتی ہیں۔ میں اگر سچ مچ میں نیہا کی آنٹی ہوتی تو قلب مومن کے ساتھ اس کا افیئر تو بڑی بات ہے، اسے کبھی قلب مومن کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتی۔ تنی ہوئی گردن کے ساتھ آیت نے کامنٹس تنہا چاند کو مینشن کیے تھے۔ ریلی؟ وہ ہنسا۔ اور اگر مومن میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے نیہا جیسی لڑکی کو پروپوز کرنا تو دور، اس سے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہ دیتا۔ وہ بھی کہہ گیا۔ مومن کون سا خود دودھ کا دھلا ہوا ہے جناب، وہ خود بہت ہی بڑھیا قسم کا فلرٹی ہے۔ گروپ میں موجود ایک دوسری لڑکی نے بحث میں کودتے تبصرہ کیا۔ مومن کو دودھ کا دھلا میں نہیں کہتا، بٹ نیہا جیسی لڑکیوں کو میں خود روز ہی فیس کرتا ہوں، اور اتنا ضرور کہوں گا کہ شرم و حیا ہی وہ اصل زیور ہے جو عورت کو خوبصورت بناتا ہے، ورنہ حیا کے بغیر تو عورت کی ذات ریپر ہٹی کینڈی کی طرح ہوتی ہے جس پر کئی مکھیاں بن بناتی اور منہ مارتی پھرتی ہیں۔ تنہا چاند کے اس شفاق تبصرے پر آیت اپنا سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اپنے وسیع لان کی چیئر پر بیٹھا وہ منتظر نگاہوں سے اپنے سیل کی اسکرین کو تک رہا تھا۔ شاید اس کو آیت کے جواب کا انتظار تھا۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ سومرو ہاؤس کے پورچ وے پر گاڑیاں رکیں تو سب لوگ اپنی اپنی کار سے اترنے کے بعد گھر کے رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئے، مگر وہ نازک اندام اپسرا گولڈن میکسی میں سہج سہج چلتی لان کے اس حصے میں آ گئی جہاں زارون عباد اس کا منتظر تھا۔ اتنی دیر؟ آسٹریلیا سے وہ پورے 15 دن بعد لوٹا تھا، سو اس کی دید کی لگن عروج پر تھی۔ شادیوں میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے، جواباً وہ اترائی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ بیٹھے تھے جب زارون نے جھک کر سرگوشی کی تھی۔ سبھی کہہ رہے تھے۔ لاریب اس بار ہنسی۔ یار کس قدر ظالم ہو تم، اس نے دہائی دی۔ اب میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا گئی۔ ظلم؟ سب کے ساتھ کیوں ملاتی ہو مجھے؟ کیونکہ سب میرے اپنے جو ہیں۔ وہ شرارت پر آمادہ تھی۔ اور میں غیر ہوں؟ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ وہ لب دبا کر ہنسی اور اٹھ کر جانے لگی۔ لاری؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہار سنگھار کے درخت کے نیچے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں کل پاپا سے بات کرنے والا ہوں۔ اس نے ذرا سا خم ہوتے اس کی سماعتوں میں رس گھولا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی ہو کر رہ گئی۔ تم ساتھ دو گی نا میرا؟ لاری میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، وہ التجا کر رہا تھا اور لاریب سومرو سر ہلا رہی تھی۔ ہار سنگھار کے درخت نے ہوا سے گلے مل کر بہت سے پھول دونوں پر نچھاور کر ڈالے تھے، کیونکہ وہ ان کا قرار سن کر جھوم گیا تھا۔ وہ میرا نام لیے جائے اور میں اس کا نام، لہو میں گونج رہا ہے اقرار کا موسم۔ بڑے پاپا یہ دیکھیے میں نے ڈرائنگ بنائی ہے۔ ارے واہ، ہماری نیانی بیٹی نے ڈرائنگ بنائی ہے، ذرا دکھائیے ہمیں۔ عباد سومرو نے پیار سے کہتے ہوئے اس کو اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ وہ نہال ہو گئی اور اپنے دونوں بازو بڑے پاپا کی گردن میں حمائل کرتے جھول گئی۔ بڑے پاپا، آپ کو یاد ہے نا آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ میرے فرسٹ آنے پر آپ مجھے ڈال ہاؤس لے کر دیں گے۔ ہمیں یاد ہے، وہ مسکرائے۔ اور ایک نہیں بلکہ 2 ڈال ہاؤس ہم لیں گے، ایک آپ کے لیے اور ایک آیت کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے بڑے پاپا پھولے ہوئے نیلے فراک میں ملبوس قریب آتی آیت کو دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ آیت کو اچانک وہاں پر پا کر لاریب کی آنکھیں بجھ گئیں۔ میری ڈال کو بخار ہے بڑے پاپا، اسے میرے ساتھ ہاسپٹل لے کر چلو۔ اپنی ڈال کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے وہ فکر مندی سے بڑے پاپا سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہا ہا ہا، عباس سومرو کا کہکا اطراف میں بکھر گیا تھا۔ پاس کھڑی ریحانہ سومرو بھی مسکرا دی۔ ہماری جان، آپ کی ڈال کو بخار کیسے ہو گیا؟ اپنے حصے کی آئس کریم کہیں اسے تو نہیں کھلا دی؟
लारेब को अपनी गोद से उतारकर बड़े पापा ने एकदम से इसे अपनी गोद में बिठाया और चटाचट आयत के फूले हुए गाल चूम लिए। नो बड़े पापा, मैंने उसको आइसक्रीम नहीं खिलाई, बट जारून ने कल मेरी डॉल को स्विमिंग पूल में गिराया था। ही सिली, तो तुम्हारा मतलब है इसे सर्दी लग गई? पास बैठे अपना होमवर्क करते जारून ने हंसकर इसका मजाक उड़ाया। जी, मेरी डॉल ने स्वेटर पहना हुआ नहीं था, पूल में गिरकर इसको सर्दी लग चुकी है। अपना सर हिलाते वो दो बदू बोली थी। माय स्वीट हार्ट, ये बात सुमरो ने हंसते हुए गुड़िया सी भतीजी को सीने से लगा लिया था। ये देखे बगैर कि वहाँ खड़ी लारेब का चेहरा जर्द पड़ गया था, और हमेशा ही तो ऐसा होता था, लारेब के हिस्से का प्यार और तवज्जो आयत को मिलता। जब से वो पैदा हुई थी, लारेब की ज़ात कहीं पीछे रह गई थी। आयत लारेब से 4 साल छोटी थी और जारून से 5 साल। जारून के बाद लारेब सुमरो हाउस की रौनक बनी थी, सो सबके प्यार और तवज्जो की वो आदी थी, लेकिन फिर आयत ने आकर इससे इसकी हैसियत छीन ली थी। सो लारेब बहुत छोटी सी उम्र में ही इससे चिढ़ने लगी थी। इसका दिल चाहता जहाँ पर वो हो वहाँ आयत किसी को नज़र ना आए। जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए। सफ़ेद कलफ लगे कॉटन के कोट सूट में मजबूत शानों पर अजरक डाले, सर पर सिंधी टोपी का ताज जमाए वो मर्दाना वजाहत का शाहकार शख्स इस वक्त अपने दोस्तों के साथ सिंधी लोक गीत के लिरिक्स पर इस कदर इन्हमाक के साथ स्टेप्स लेने में मगन था। कुछ ही फासले पर खड़ी वो हुस्न की मूरत भी उसे अपनी मीठी निगाहों से चौंका न सकी थी। नवाब शाह मेडिकल कॉलेज के वसी लॉन में उस वक्त सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा था। सफ़ेद सिल्क के चूड़ीदार पजामा फ्रॉक पर अजरक की वेस्ट जैकेट पहनते, रेशमी दुपट्टा गले में डाले, अपनी सिल्की स्टेप कट बालों को नाजुक शानों पर खुला छोड़े सलीके के साथ किए हुए मेकअप में वो आज अपने तमाम यूनिफेलोज़ के दिलों पर एक साथ बिजलियां गिरा रही थी। हर निगाह ने उसको सराहा था। वो अपने बेपनाह हुस्न की वजह से तमाम स्टूडेंट्स में यकसा मकबूल थी। हर कोई उसके साथ दोस्ती करने का ख्वाह था, लेकिन खुद उस हुस्न की देवी का अपना दिल एक देवता के कदमों की दासी बनकर रहने को चाहता। वो उस देवता की वजाहत और बेनियाजी पर मर ही तो मिटी थी। वो उसका क्लास फेलो था, मगर बेहद मगरूर। उसने तो कभी दो पल ठहर कर उसकी बात भी नहीं सुनी थी। जाने किस मिट्टी से बना था कि वो इस लड़की की तिरछी निगाह का असर ही नहीं होता था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे, सिवाय इन दोनों के। दोनों ही रात को देर से सोए थे और यही वजह थी कि 10 बज जाने के बावजूद अभी तक किसी एक की भी आंख नहीं खुली थी। लारेब की तो खैर थी कि आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, पर ज़ारून वो एक बिजनेसमैन था, सो इसके लिए अय्याशी महंगी पड़ सकती थी। रेहाना ज़ारून नहीं उठा अभी तक। दबंग लहजे में इबाद साहब ने रेहाना बेगम से इस्तफसार किया। बड़े पापा के दबंग लहजे को सुनकर आयत गुदगुदी सी हुई थी। आज ज़रूर उस बिगड़े बिजनेसमैन की शामत आने वाली थी। नहीं, वो अभी सो रहा है। रेहाना आंटी के हलक से मरी मरी आवाज़ बरामद हुई थी। क्यों, रात को शादी की तकरीब में देगे हमारे साहबजादे ने पकाई थी क्या? उठाएं इसे अभी और इसी वक्त। इबाद सुमरो बरहम हुए। बल्कि आयत, आप जाओ बेटा और बुला कर लाओ उसे। जी बड़े पापा। वो बज़ाहिर मिनमिनाती हुई ज़ारून इबाद के कमरे की जानिब बढ़ी थी, मगर कमरे के अंदर दाखिल होते ही जंगली शेरनी का रूप धार लिया। आगे बढ़ी थी और साइड टेबल पर पड़ा जग उठाकर बेड पर महवे ख्वाब ज़ारून के ऊपर हिंडेल दिया। वो जो ख्वाब में अपनी लारेब का नाजुक हाथ थामे झील सैफुल मलूक की सैर करने मसरूफ़ था, उस बददिमाग लड़की की हरकत पर न सिर्फ हड़बड़ा कर नींद से उठ गया था, बल्कि दूसरे ही पल बिस्तर से उठकर उसे डांट से नवाज दिया था। वो जो ठंडे ठार पानी का जग इस पर औंधा करने के बाद मज़े से खड़ी मुस्कुरा रही थी, इस गैर मुतवक्का इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर बिलबिला उठी। तुमने तुमने मुझे डांटा? आंसू आंखों से होते हुए गालों पर लुढ़क आए। हाँ, मैंने डांटा है, ज़ारून ने दांत कचकचाए। और तुम इसी लायक हो, जितनी ज़ूल ये शक्ल है उतनी ही घिसी पिटी अकल है। अब ये बम की तरह फैला अपना वजूद लेकर आउट हो जाओ यहाँ से दूर, इससे कबल कि मैं आज सुबह सुबह तुम्हें शूट कर दूँ। मुठियाँ भींचते वो चिल्लाया था। तीर की तेज़ी के साथ पलटकर वो उसके बेडरूम से निकल गई थी। वो सर झटकता वॉशरूम में घुस चुका था। डॉक्टर, आप मेरे साथ इमरजेंसी में आइए प्लीज़। हुक्मिया लहजे में इसे ऑर्डर देते डॉक्टर लाखों आगे बढ़ गए थे। अपना ओवरऑल संभालती वो फ़ौरन उनके पीछे भागी थी। डॉक्टर लाखों इस प्राइवेट अस्पताल के ओनर करीम लाखों के इकलौते नूरे चश्म थे, जिस हॉस्पिटल में वो और आयत जॉब करती थी। उन्होंने अभी हाल ही में अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। वो लंदन से स्पेशलाइजेशन करके लौटे थे। वजी पुरवकार से डॉक्टर लाखों हज़ारों लड़कियों के दिल में धड़कन बनकर बसते थे, लेकिन खुद उनकी निगाह इंतखाब किसी सिनफ़े नाजुक पर नहीं ठहरती थी।
جانے ان کے حسن کا معیار کیا تھا۔ خیر، اسسٹنٹ کے طور پر آج وہ ان کے ساتھ تھی اور ڈاکٹر لاکھو اس کے کام سے مطمئن تھے۔ 4 گھنٹے کا آپریشن بالآخر ختم ہوا تھا، اور کامیاب بھی۔ آپریشن از سکسیزفل سر۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آتے لاریب مسکرائی تھی۔ ہوپ سو، پروفیشنل انداز میں مسکرا کر اس کی بات کا جواب دینے کے بعد وہ اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئے۔